हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज की तारीख है 4 अक्टूबर और शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड के बारे में है। आप लोगों ने सुधा मूर्ति के बारे में तो सुना होगा। काफी जानी मानी ऑथर और फिलियंथ्रोपिस्ट है। ऑथर तो राइटर होते हैं तो पता ही है आपको। फिलैंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो इंसान के कल्याण के लिए काम करते हैं, मानव कल्याण के लिए। तो ये पहली औरत बनी है, फर्स्ट फीमेल बनी है, फर्स्ट विमेन बनी है जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को देने वाले हैं कनाडा इंडिया फाउंडेशन। तो ये कनाडा के टोरंटो के अंदर एक इवेंट था, टोरंटो गाला इवेंट, वहां पे ये प्राइज दिया गया है। सुधा मूर्ति को आप जानते ही होंगे क्योंकि ये ऋषि सुनक के जो हैं सास लगती हैं, मदर इन लॉ हैं। तो ऋषि सुनक के पेरेंट्स और ऋषि सुनक खुद इनके साथ उस इवेंट के अंदर मौजूद थे जहां पे इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट है और वैसे भी विमेन है, इसीलिए क्वेश्चन हमारे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज हमारा एशियन गेम्स में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एशियन गेम्स में हम रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो एक वीडियो हमारा जरूर बनेगा जिसके ऊपर हम कंप्लीट एशियन गेम्स को करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इंडियन विमेन जो टीम है हमारी, जिसमें हीरल सिद्धू है, कार्तिका जगदीश्वरन है और अराथी कस्तूरी राज है, इन्होंने स्केटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो इसी के साथ हमारा स्केटिंग के अंदर भी जो है एक रिकॉर्ड कायम हो गया कि हम लोगों ने ब्रॉन्ज ले लिया है। ठीक है, और सिर्फ विमेन टीम ने ही नहीं, इंडिया की मेन टीम ने, मेंस टीम के अंदर भी प्राइज लिया है सेम इवेंट के अंदर, आर्यन पाल, अनंत कुमार और सिद्धांत एंड विक्रम ने। सो ये जो है हमारी जो टैली बनी है ब्रॉन्ज के लिए, ये किस चीज की बनी है हमारे पास? ये बनी है हमारे पास स्केटिंग के लिए। तो हमारा इवेंट क्या है? स्केटिंग है, ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है नोबेल प्राइज 2023 से रिलेटेड। नोबेल प्राइज क्या होते हैं? देखिए, वो प्राइजेस हैं जो डायनामाइट के फादर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे बने थे, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल साहब ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति जो है स्वीडन की सरकार को डोनेट कर दी थी, इसलिए कि क्योंकि वो नहीं जाने जाते थे, उनको डायनामाइट का फादर माना जाता था। लेकिन एक लेगेसी उनके साथ चल रही थी कि डायनामाइट इज अ डिस्ट्रॉयर, तो जो अर्थ के डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं, ऐसे नामों से इनको जाना जाता था। तो ये नहीं चाहते थे कि मुझे लोग इस नाम से याद रखें, इसलिए इन्होंने अपनी सारी संपत्ति इसलिए डोनेट कर दी ताकि अगर फ्यूचर में किसी भी इंसान ने साइंस की फील्ड में कोई अच्छा काम किया है तो उनको अवार्ड दिया जाए। तो 6 फील्ड्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं और अलग अलग फील्ड्स के अवार्ड जो है वो अनाउंस हो रहे हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट हमारे पास फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का है, जिसमें कैटलीन कैरी को और ड्रीव विजमैन को जो है अवार्ड दिया गया है। और इनको अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने mRNA वैक्सीन जो कि कोविड के अगेंस्ट काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में इन्होंने हेल्प की है, जिनकी डिस्कवरीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम वैक्सीन्स को बना पाए हैं, उस mRNA वैक्सीन्स की इफेक्टिव यूज़ की वजह से इन लोगों को क्या मिला है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगला न्यूज है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क जो है वो बन चुका है, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, तो ये कहाँ बना है? ये बना है इंडोनेशिया में। तो आपके लिए कंट्री को याद रखना बहुत जरूरी है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, इन्होंने फर्स्ट वूश हाई स्पीड रेलवे को साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इनॉग्रेट किया है। ये एक प्रोजेक्ट जो चला है ना, ये अंडर रोड इनिशिएटिव है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, याद कीजिए। चाइना ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है। इस प्रोग्राम के अंडर अगर सब कुछ बना है तो ऑब्वियसली इसकी फंडिंग भी चाइना ही करेगा। ये टोटल रेलवे 142 किलोमीटर्स का है, जिसको कंस्ट्रक्शन के अंदर लेकर आए हैं पीटी कैरेटा केपट, इंडोनेशिया और चाइना, जिनको पीटी के सी आई सी के नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, चाइना ने इसको फंड किया है। 142 किलोमीटर्स का रेलवे है, इंडोनेशिया में ये अवेलेबल है। तो ये बन गया है हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे।
राइट। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगले न्यूज पे जाने से पहले एक बार देख लें कि अगर हमारे पास इंडोनेशिया न्यूज में है तो इंडोनेशिया की राजधानी के बारे में देख लें। ये इंडोनेशिया का मैप है जिसमें आप इंडोनेशिया को देख सकते हो और यहाँ पे है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सो जकार्ता यहाँ पे लिख भी रही हूं मैं। सो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और करेंसी यहाँ पे इस्तेमाल होती है रुपया। सो करेंसी इस्तेमाल होती है रुपया। सो इसको याद रखना है। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो दिया जाता है। देखिए हर साल ये प्राइज दिया जाता है उन लोगों को जो मैथमेटिक्स के अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, इनफैक्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देके दिखाते हैं। तो इस साल के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए के, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है रुशियांग जैंग। रुशियांग जैन। तो रुशियान जैन को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 का शस्त्र रामानुजन प्राइज। सो रामानुजन जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ आवर इंडिया, जिन्होंने काफी सारे मैथ्स के जो है कंट्रीब्यूशन अपने दिए हैं। जाने जाते हैं ये अपनी इन्फिनिटी के लिए, इसलिए ये काफी ज्यादा फेमस बने। राइट। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है ई कैबिनेट सिस्टम से संबंधित। त्रिपुरा के जो सीएम है मनिक साहा, इन्होंने अभी अभी एक ई कैबिनेट सिस्टम को अगरतला में यानी कि अपनी राजधानी में लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है ई कैबिनेट सिस्टम? ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके, डेवलपमेंट और डिजिटाइजेशन जो है गवर्नमेंट की सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रमोट किया जा सके। तो देखिए सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन तरीके से होने लग जाए, इसीलिए ई कैबिनेट सिस्टम को बनाने वाली त्रिपुरा हमारे इंडिया की फोर्थ स्टेट बन चुकी है। इंडिया की फोर्थ स्टेट बनने के साथ साथ ये नॉर्थ ईस्ट की दूसरी स्टेट भी बन चुकी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की पहली थी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो इन टोटल हमारे इंडिया में कितनी ऐसी स्टेट्स हैं, कौन सी ऐसी स्टेट हैं जो कि ई कैबिनेट सिस्टम के अंडर है? सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और अब जो है हमारे पास आ चुकी है कौन सी? त्रिपुरा। ठीक है। तो चार इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, तो आप लोगों ने याद रख के जाना एग्जाम के लिए कि ये चार स्टेट्स कौन सी हैं। ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है अस्त्र बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल से रिलेटेड है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में इंडिजीनियस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज, बीवीआर का मतलब क्या है? अस्त्र तो देखो नाम है, यहाँ देखो लिखा हुआ है अस्त्र। ठीक है। तो अस्त्र तो नाम है लेकिन ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है, जिसका मतलब है जहां से हम देख भी नहीं सकते ना, जो हमारी पहुंच से भी, हमारी निगाहों से भी परे है, वहां तक इसकी रेंज जाएगी। देखिए धरती के ऊपर कोई भी रेंज जो है 500 किलोमीटर तक भी जाती है ना, तो हम उसको अपनी रेंज में मानते हैं। लेकिन आसमान के अंदर, क्योंकि ये एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल क्या होती है? ये वो मिसाइल होती है जो एक स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च की जाती है और एयर में ही जो टारगेट होता है उसी को टारगेट की जाती है। तो यहाँ पे अगर 100 किलोमीटर की भी रेंज की हम बात करते हैं ना, तो वो हमारी विजन से ना काफी दूर हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर देखिए बादल वगैरह बहुत कुछ होता है ना, बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होते हैं इस वजह से। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने जो अभी अभी हाल ही में अस्त्र लॉन्च किया है ना, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज में आती है, एयर टू एयर मिसाइल है। इसका ऑल्टीट्यूड मतलब कहाँ से इसको फायर किया जाएगा, 20,000 फीट की ऊंचाई से इसको फायर करते हैं। तभी मैंने बोला कि वहां पे जो है विजुअल रेंज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। और इसकी जो रेंज है ना वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। तो इसलिए अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जो है कहाँ पे इंडक्ट की गई है? हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में सुकोई 30 के अंदर, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप लोग ऐड कर लेना, सुकोई 30 एयरक्राफ्ट के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है। तो वहां पे ये जो है चलाई जाएगी, तो ध्यान में रखना सुकोई 30 में। राइट। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक बार फिर से एशियन गेम्स के बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आया कि इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है, इन्होंने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को हम सैफ कहते हैं, ये आप अपन लोग कई बार पढ़ते हैं न्यूज के अंदर। अंडर 19 चैंपियनशिप हुई थी, इन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया है फाइनल्स में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कहां पर हुई है, तो ये दशरथ रंगशाला स्टेडियम काठमांडू में हुई है, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है जी। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यहाँ पे कौन बने हैं? मंगलेथन किपिंग इंडिया के,
टॉप स्कोरर्स जो हैं इन टूर्नामेंट्स के, ऑल थ्री गोलर्स जो गोल्स हैं उसके अंदर गैंगसर गोरोरे इंडिया से है, जिग्मे मंग्याल भूटान से है, समीर तामेंग जो है वो नेपाल से हैं, और बेस्ट गोलकीपर का खिताब जाता है लायनल डारेल रेमई जो कि इंडिया से हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़े से पर्सन्स को आपने याद रखना है और सैफ चैंपियनशिप को याद रखना है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हमारी छुट्टी थी, तो 154th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट की गई है। लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन था, जो कि हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। क्योंकि हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने 2 टर्म्स तक वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी कि पहले 5 साल और दोबारा से 5 साल। तो हमारे इंडिया में अगर दूसरे नंबर पे कोई प्रधानमंत्री बने तो वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। इनके समय में इंडिया पाकिस्तान की 1965 की वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से हमारी खेती बाड़ी काफी ज्यादा नुकसान में थी, और हमारे जवानों के पास ना ठीक से खाना पहुंच रहा था और ना ही ठीक से अच्छे से जो युद्ध का सामान है वो पहुंच रहा था। तो इन्होंने सबके लूस्ट मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो पूरे इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, जो कि हमारे फादर ऑफ द नेशन है। इस साल इनका 154th बर्थ एनिवर्सरी बनता है। और जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा है, सर्वधर्म प्रार्थना सभा है, उन्होंने बापू की समाधि राजघाट पे जो है वहां पे सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो बनाया था, सभा लगाई थी वहां पे। गांधी आश्रम जो बना हुआ है नौखेली के अंदर, उन्होंने भी बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोग्राम जो है वो चलाए थे, ताकि महात्मा गांधी जी के वचनों को उनको होमेज दी जा सके। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के भी बर्थ एनिवर्सरी को बहुत अच्छे से हमारे देश में मनाया गया है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखने हैं ये सारे पॉइंट्स हमने। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा आखिरी सवाल है नूर 3 सैटेलाइट के बारे में। ईरान ने अभी अभी हाल ही में नूर 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? कासेम रॉकेट से किया है। नूर का मतलब होता है लाइट, और फारसी के अंदर वाइल कसेद का मतलब होता है मैसेंजर। तो ये रॉकेट का नाम है कासेम या कासेद, जिसका मतलब होता है कि ये अपनी एक मैसेंजर है जो कि अपनी एक फ्लाइट को भेजने वाला है, स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाला है। और नूर 3 क्या है? ये इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि किसी ना किसी ग्रह की या अर्थ के किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन के लिए ये क्या लेगी? अपनी इमेजेस लेगी। तो इमेजेस से ये लोग कोई ना कोई डेटा रिवील करेंगे। ठीक है, 2020 के अंदर अप्रैल के अंदर नूर 1 को भी लॉन्च किया गया था, और मार्च 2022 के अंदर नूर 2 को भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद अब 2023 के अंदर हम लोगों ने नूर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो आपको बहुत ही ना बेटा सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर कि नूर सैटेलाइट को किस ने लॉन्च किया है, किस कंट्री ने किया है? ईरान ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम तक ना करंट अफेयर, अगर हम एसएससी लेवल तक की बात करें तो करंट अफेयर बहुत ही सिंपल से आते हैं। यूपीएससी लेवल की बात करें तो हम लोगों को बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। ठीक है जी, सो इसीलिए आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं तक। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।